दो बेटियों के बाद सुनीता को सास और पति इतना मारते कि बेटियां देखकर डर जाती और पति कहता कि इस बार बेटी हुई तो तुम्हें ज़िंदा गाड़ दूंगा। ये सुनकर सुनीता की रूह कांप गई। तीसरी बार जब सुनीता प्रेग्नेंट हुई तो पति को पता चला कि पेट में बेटी है, तो उसने मार मार कर सुनीता को बच्चियों के साथ घर से निकाल दिया और दर्द से चीखती चिल्लाती सुनीता ने सड़क पर ही बेटी को जन्म दिया। और बेटियां ये सब देखकर कांप रही थी और वो भागती हुई पापा के पास गई तो घर को आग लगी हुई थी और उसमें बेटी पैदा करना कोई जुर्म तो नहीं होता, ये तो ऊपर वाले की देन है, जो चाहे वो दे। मगर हमारे समाज में आज भी बेटी को बोझ समझा जाता है। एक ऐसी ही दर्दनाक कहानी सुनीता नामी औरत का भी है, जो पिछले 3 साल से हमारे यहाँ काम कर रही है। जब से वो हमारे यहाँ आई थी, मेरी मम्मी ने उसे किचन के सारे काम करने को कहा था। वो खामोशी से मम्मी का बताया हुआ हर काम करती रहती। काम निपटाकर वहीं किचन में फर्श पर एक तरफ बैठी रहती। अक्सर मम्मी कहती कि सुनीता, तुम नीचे क्यों बैठ जाती हो, इतनी चेयर खाली है, सोफ़ा है। मगर वो कहती, ना बीबी जी, आप बड़े लोग हो, इतना भी कहना आपका मुझ पर एहसान है। मेरे कपड़े ख़राब है, आपके सोफ़े ख़राब हो जाएंगे। मेरी मम्मी ऐसी ही थी। हमारी भी यही परवरिश की थी कि घर में काम करने वाले नौकरानी हो या बाहर काम करते हुए मज़दूर, सबको उतनी ही इज़्ज़त दो जितनी कि एक बुज़ुर्ग को और बड़ों को दी जाती है। मैंने अक्सर नोट किया था कि वो हमारे खाना खाने के बाद बाकी बचा हुआ खाना हांडी से निकालकर शॉपर में डालती और चादर के नीचे छुपाकर घर से बाहर ले जाती। ठीक 2 मिनट बाद वापस आकर दोबारा कामों में लग जाती। मुझे ये बात अजीब लगी थी। ये ताज़ा खाना बाहर फेंक कर आई थी या खा कर आई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा खाना कोई 2 मिनट में कैसे खा सकता है। एक दिन कॉलेज की छुट्टी थी तो मैं अपने पापा के साथ बैठी फरमाइशों की लिस्ट लिए बता रही थी कि आज सब बाहर घूमने जाएंगे, मुझे फ़लाँ मॉल से ये ख़रीदना है और फ़लाँ डिनर रेस्टोरेंट में करना है। मेरे पापा मुस्कुराकर मेरी हर बात पर हाँ में हाँ मिला रहे थे। तभी मेरी नज़र सुनीता पर पड़ी, जो मुझे मेरे पापा से बात करते हुए देखकर हसरत से गहरी सांस ले रही थी। मुझे देखकर फ़ौरन नज़रें चुरा ली और फिर हमेशा की तरह बचा हुआ नाश्ता वो चादर में छुपाकर बाहर ले जाने लगी। मैंने कुछ सोचते हुए उसके पीछे जाना शुरू कर दिया। आखिर पिछले 1 महीने से वो ये क्या कर रही थी। वो गेट से बाहर निकली और सड़क के एक किनारे चलती हुई खूबसूरत फूलदार झाड़ियों की तरफ चली गई, जो कि हमारे घर के बाहर ही खूबसूरती के लिए लगी हुई थी। वो वहाँ पहुँची और वो खाना उन झाड़ियों में रख दिया। उसके लौटने से पहले ही मैं घर आ चुकी थी। जैसे ही वो दोबारा काम में मगन हुई तो मैं चलती हुई उन झाड़ियों के पास आई। मुझे तो पहली बार सुनीता पर गुस्सा आ रहा था। सोच लिया था कि आज तो मम्मी से डांट पड़वाऊंगी। भला रोज़ ये ताज़ा खाना क्यों इतना ज़्यादा बनाती है और फिर यूँ बर्बाद कर देती है। मैंने जो उन पौधों के पास आकर देखा तो एक पल के लिए हैरान रह गई, क्योंकि उन झाड़ियों में 2 बच्चियां बैठी थी। गंदे मैले कपड़े और बाल बिखरे हुए थे। उनके सामने वही खाने का शॉपर पड़ा था। जैसे ही वो खाना निकाल कर खा रही थी, मुझे देखकर उनके हाथ रुक गए। मैं बगैर बोले वापस घर चली आई और ये बात आकर मम्मी को बताई। मम्मी कहने लगी, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है अगर वो किसी गरीब की मदद कर रही है, मगर हाँ, एक दफ़ा बता देती तो हम कौन सा उसे मना करते। मम्मी ने सुनीता को बुलाया और उसके बारे में पूछा तो उसके चेहरे का रंग उड़ा था। अटकते हुए कहने लगी कि बेगम साहिबा, वो दरअसल वो बच्चियां मेरी सगी बेटियां हैं। मैं और मम्मी ने हैरानी से सुनीता को देखा था। मम्मी कहने लगी कि तुम्हारी बेटियां, मगर आज तक तुम उन्हें घर के अंदर तो नहीं लाई। पिछले 1-2 महीने से तुम यहाँ हो, फिर अचानक ये बच्चियां। सुनीता तो अगले पल फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए हाथ जोड़कर बोली कि ऊपर वाले का वास्ता बेगम साहिबा, मुझे नौकरी से मत निकालना। मैं अपनी बच्चियों का पेट कैसे पालूंगी। आज से पहले जिस घर में भी गई थी, मेरी बीमार बच्चियों को देखकर कोई मुझे काम पर रखने को तैयार ही नहीं था। सबने धिक्कार दिया। एक आप थी जिसने मुझे नौकरी दी, इसलिए बच्चियों को रोज़ाना वहीं छुपा कर बैठा देती हूँ ताकि गलत नज़रों से भी बची रहे और मैं बचा हुआ खाना उन्हें खिलाकर पेट भर सकूं। सुनीता तो खुद के अंदर ना जाने कई राज छुपाए हुए थी।
मम्मी तो सुनीता से बोली कि तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारा पति, तुम बच्चियों को घर भी तो छोड़ सकती थी। सुनीता ने ये सुना तो एक गहरी सांस लेकर रह गई। तब तक दूसरी नौकरानी को भेजवाकर मम्मी ने सुनीता की बच्चियों को घर में बुलवा लिया था, जो कि 5 और 3 साल की बच्चियां थीं। मम्मी ने सुनीता से उसके पास्ट के बारे में पूछा तो वो रोते हुए दर्दनाक लम्हे के बारे में बताने लगी, जिनको सुनकर मेरी रूह तक कांप गई थी। सुनीता गुजरात के एक गांव की रहने वाली लड़की थी। उस वक्त उसकी उम्र 16 साल की थी। जब बाप ने उसका रिश्ता अपने किसी दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया, वो घर में दाखिल हुआ तो कहने लगा, मैंने सुनीता का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे से तय कर दिया है। सुनीता की मम्मी ने जब ये सुना तो पति से कहने लगी कि आपने ऐसा क्यों किया, ना पूछा ना पाछा, ना ही वो लोग रिश्ता लेने घर तक आए। मगर सुनीता का बाप फ़ौरन बात काट कर बोला, ये मर्दों की बातें होती है, तुम औरतों के मशवरों की हम मर्दों को बिल्कुल ज़रूरत नहीं। वही पुराना रिवाज था जो उस गांव में औरतों को कम समझते हुए आ रही थी। सुनीता का तो दिल हलक को आया था। वो तो अभी मासूम बच्ची थी, मगर बाप के फैसले के आगे उसने रिश्ता कबूल कर लिया। कुछ हफ्ते बाद लड़के वाले आ चुके थे। लड़का भी उसके बाप के ही मिजाज का था और उससे काफ़ी बड़ी उम्र का था। ये उसकी दूसरी शादी थी। शादी के बाद वो सुनीता को रुखसत करके अपने साथ ले गए। सुनीता अभी अपने कमरे में आकर बैठी हुई थी कि तभी धड़ से दरवाज़ा खोलकर सास कमरे में दाखिल हुई और आते ही बहू पर अपना रुआब जमाते हुए कहने लगी कि सुनीता, देख तू इस घर की बड़ी बहू है, मेरे बाद इस घर को तुझे ही संभालना है। मेरी बूढ़ी हड्डियों में तो अब जान नहीं रही, इसलिए मैं तुझे घर में बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर लाई हूँ और बेटियाँ घर की सारी जिम्मेदारी उठाती है। इसलिए देख घर का हुलिया कैसे बिखरा पड़ा है। इतने मेहमान आए थे जो गंदा करके चले गए। तू ऐसा कर, जल्दी से सादा कपड़े पहन और बाहर आ जा, मेरे साथ साफ़ सफाई में मदद करवा। सुनीता जो पहले ही डरी हुई वहाँ बैठी थी, अपने पति का गुस्से से भरा चेहरा देखकर ही उसे डर आ रहा था। उसकी आंखों से आंसू भी निकल आए थे कि भला ऐसे आदमी के साथ ज़िंदगी कैसे गुजारेगी। वहीं उसकी सास का ये हुक्म सुनकर तो और ही उसकी हवाइयाँ उड़ी हुई थी। वो अपने बिस्तर से उतरी और शादी वाला जोड़ा उतारकर सादे कपड़े पहन लिए। कमरे से बाहर आई तो घर की बिखरी हुई हालत देखकर उसका दिमाग ख़राब होने लगा। सास ने सारा काम बताया और खुद महारानी बनकर एक तरफ बेटे के साथ बैठ गई और मुंह दिखाई के लिफाफे खोलने लगी, जबकि वो नई नवेली दुल्हन पूरे घर की साफ़ सफाई में लग चुकी थी। जब तक वो साफ़ सफाई कर रही थी तब तक आधी रात यूं ही गुजर चुकी थी। थकी हारी काम निपटाकर जब वो कमरे में दाखिल हुई तो उसका पति गुस्से से उसे ही देख रहा था। सुनीता की तो जान निकलने लगी। उसने फ़ौरन दरवाज़ा बंद किया और सुनीता को चिल्लाते हुए कहने लगा कि ये कैसी सुहाग रात थी मेरी। दुल्हन को तो यहाँ इस बेड पर बैठे होना चाहिए था, मेरा इंतज़ार करना चाहिए था ताकि मैं घूंघट उठाता और मुंह दिखाई देता। मगर ये कैसी दुल्हन थी जो खुद कमरे से बाहर और दूल्हा यहाँ बैठा इंतज़ार कर रहा है। ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी कि आपकी मम्मी ने ही कहा था कि मैं पूरे घर की सफाई करूं, इसलिए मैं बाहर गई थी। इतना कहना था कि उसका पति उसे डांटने लगा कि तुम पहले ही दिन मुझे मेरी मम्मी के खिलाफ़ भड़काना शुरू हो गई हो। आज तो हो गया, आइंदा अगर मेरे घर आने पर तुमने मेरी मम्मी की एक भी बुराई की तो फिर देखना, तुम्हें चोटियों से पकड़कर वापस मायके में पटक कर आऊँगा। सुनीता को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। डर के मारे कांपते हुए उसने बामुश्किल माफ़ी मांगी। उसे तो रुखसती से पहले अपने बाप से की गई मुलाकात याद आ गई थी। वो जो समझ रही थी कि बाप आज उससे मिलने आया है, प्यार से उसके सर पर हाथ रखेगा, मगर ऐसा कुछ ना हुआ। बाप ने आते ही बेटी से कहा कि देख सुनीता, हम बड़े ही इज़्ज़तदार और शरीफ लोग हैं। तूने मायके में रहकर मेरी इज़्ज़त पर कोई आँच आने नहीं दिया। अब ससुराल जाकर भी अच्छे से रहना। याद रखना, हमारे यहाँ डोली मायके से और अर्थी ससुराल से ही उठा करती है, समझी। इतना कहकर उसका बाप जा चुका था और सुनीता नम आंखों से बाप को जाता हुआ देखती रह गई। ये सोचकर एक दफ़ा फिर सुनीता की आंखें नम हो चुकी थी, मगर पति ने चिल्लाया
दिया तो वो अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी सिसकियां रोकने लगी। ये तो अब रोज़ का ही आदत बन चुका था। अभी उसके हाथों की मेहंदी भी फीकी ना पड़ी थी कि सास ने पूरे घर की जिम्मेदारियां उस पर डाल दी। यहाँ तक कि सुबह का नाश्ता भी उठकर सुनीता ने ही बनाया था। सारे घर के काम करते हुए अगर थोड़ी देर बैठ जाती तो सास चिल्लाने लगती। ज़रा सा काम खराब हो जाता तो थप्पड़ मारने तक नहीं कतराती थी। एक दिन खाना बनाते हुए सब्जी जल गई। सास ने गुस्से से चम्मच उठाया और उसी से सुनीता को मारने लगी। उस दिन सुनीता को खाना भी ना दिया था, बल्कि कमरे में बंद कर दिया। जब पति घर आया तो माँ के कहने पर उसे और पीटने लगा। एक ही हफ्ते में सुनीता की ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई थी। उसका जी चाहता था कि किसी तरह यहाँ से भागकर अपने मायके चली जाऊँ। उसने अपने पति से भी कहा कि मुझे एक दफ़ा मायके लेकर चलो, मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही है। मगर पति ने फ़ौरन इनकार कर दिया कि मेरे पास फालतू पैसे नहीं हैं जो तुम्हें मायके की सैर करवा कर लाऊं। सुनीता जान चुकी थी कि उसे अपनी मदद खुद करनी होगी और उसे यहाँ से निकलना होगा। उसने सोच लिया था कि वो अब एक दफ़ा मायके जाकर उन्हें जब हकीकत बताएगी तो उसके पापा ज़रूर उसके पति को डांटेंगे या उससे डिवोर्स दिलवा देंगे। यही सोचकर उसने अगले ही दिन पति की जेब से कुछ पैसे निकाल कर रख लिए। जैसे ही दोपहर का वक्त हुआ और सास अपने कमरे में आराम करने लगी और पति घर से बाहर था तो फ़ौरन घर से भाग निकली और अपने मायके पहुंच गई। शाम का वक्त था जब वो मायके की दहलीज पर पहुंची। उसका बाप आंगन में बैठा हुआ हुक्का पी रहा था, जबकि मम्मी कामों में बिजी थी। सुनीता रोते हुए घर में दाखिल हुई और मम्मी मम्मी करती हुई मम्मी के गले लग गई। मम्मी ने जब अपनी बच्ची को देखा तो सीने से लगाकर पूछने लगी कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो, क्या बात है, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई। वहीं बाप ने जब बेटी को देखा तो कहने लगा, तुम्हारा पति कहाँ है, किसके साथ आई हो और क्यों आई हो। बाप के सवाल सुनकर सुनीता के दिल पर दर्द उठने लगे। वो आज रुखसती के बाद पहली दफ़ा मायके आई थी। रोते हुए बाप के कदमों में गिर गई और कहने लगी कि वो लोग मुझ पर बहुत जुल्म करते हैं। उसने पहले दिन से आखिरी तक सब कुछ अपने बाप और माँ को बता दिया। ये सब सुनने के बाद बाप बजाय कुछ लफ्ज़ बोलकर बेटी को दिलासा देने के फ़ौरन गुस्सा हो गया और एक ज़ोरदार थप्पड़ सुनीता को मारकर कहने लगा, तू इतनी दूर यहाँ तक आ गई, तुझे अपने ससुराल से गांव वालों ने भी अकेले आते जाते देखा होगा और फिर मायके के गांव वालों ने भी अकेले आते देखा होगा। तूने तो 2 गांव में मेरी इज्जत खाक में मिला दी। शर्म आनी चाहिए तुझे। आखिर कैसे तू पति के इजाज़त के बगैर यहाँ तक आ सकती है। जिन कदमों से आई है उन्हीं कदमों से वापस चली जा। तुझ पर अब हमारा कोई हक नहीं है। सुनीता ने तो अभी तक पानी का एक घूंट भी नहीं पिया था जब बाप ने उसे बाजू से पकड़ा और वापस ससुराल छोड़ने चला गया। मैं अपने पति के कदमों में गिरकर रोकती रही मगर कोई बचाने वाला ना था। बाप सुनीता को वापस छोड़ आया। पति और सास वहाँ पर पहले ही परेशान थे कि सुनीता कहाँ गई। जब सुनीता को अपने बाप के साथ आते देखा तो गुस्से के मारे आग बबूला हो गया। अगले ही पल पति ने तो उसके बाप के सामने ही उसे थप्पड़ मार दिया। बाप कुछ ना बोला, उल्टे पांव वहाँ से वापस चला आया। सुनीता ने एक ठंडी सांस लेकर एक दफ़ा फिर अपने बाप को जाते हुए देख रही थी। वो पहली बार था जो उसने समझ लिया था कि इस दुनिया में अब उसका कोई नहीं है। वो चाहे जिए या मरे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सास और पति ने उस शाम उसे बहुत मारा था, यहाँ तक कि उसका हाथ भी टूट गया। मगर खैर, ये तो अब उसे सारी ज़िंदगी ही सहना था। 2 महीने बाद वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। उसकी प्रेग्नेंट होने की खबर मिली तो सास और पति बहुत खुश हुए। इसी बहाने उस पर काम का प्रेशर कम कर दिया गया। मगर एक और तलवार उसके सर पर मंडराने लगी। सास कहने लगी कि तू बेटा ही देना, उन लोगों की बड़ी इज्जत होती है जिनके यहाँ पहली औलाद बेटा होता है। सुनीता भी यही दुआ करने लगी कि उसके यहाँ बेटा हो, मगर उसने पहली मर्तबा एक बेटी को जन्म दिया था। सास और पति ने तो बच्चे को देखकर मुंह फेर लिया था। उसकी हालत ख़राब थी, मगर इसके बावजूद सास ने उसे ताने देना शुरू कर दिए और अगले ही दिन से घर के काम करवाना शुरू कर दिए। कहने लगी कि बेटा होता तो तेरे खूब नखरे उठाती, बेटी ही तू पैदा करके दी है। बेचारी सुनीता दर्द से कराती हुई घर के कामों में लग गई। दूसरी मर्तबा फिर प्रेग्नेंट हुई
तो एक बार फिर सास कहने लगी कि इस बार तो हर हाल में बेटा ही चाहिए, अगर बेटा ना हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो बेचारी रोती हुई दुआएं करती रही कि इस बार ऊपर वाला बेटा दे दे, मगर ना जाने कैसी मुसीबत उस पर आई थी कि उसने इस बार भी एक बेटी को जन्म दिया। दूसरी बेटी भी आई तो पति और नफरत करने लगा। दोनों माँ बेटे ने सुनीता की ज़िंदगी मुश्किल करके रख दी थी। हर वक्त सुनीता को मारते रहते और बच्चियों पर भी चिल्लाते रहते। इतनी छोटी बच्चियों को पति मारने से भी कतराता ना था। वो सारे घर के काम करती रहती और अपनी बच्चियों को भी संभालती। सुनीता को इतना ही खाना देती जो सिर्फ एक आदमी को पूरा हो सकता। वो खुद भूखी रह लेती मगर अपनी बच्चियों को पेट भर के खाना खाने को दिया करती थी। कुछ वक्त गुजरा तो सुनीता तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई। इस बार तो पति ने यही शर्त रखी कि अगर तुमने मेरा बेटा पैदा करके ना दिया तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। सुनीता रोने लगी थी। इस बार बहुत दुआएं की कि मेरे यहाँ बेटा पैदा हो जाए। 2 बेटियाँ पहले ही है। जहन्नुम जैसी ज़िंदगी गुजर रही थी। अगर तीसरी बार भी बेटी पैदा हुई तो ना जाने क्या होगा। जैसे ही कुछ महीने गुजरे तो पति उसे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले गया, जिसे अल्ट्रासाउंड करके पति को बताया कि वो एक बार फिर बेटी को जन्म देने वाली है। सुनीता तो फूट फूट कर रोने लगी थी। कहने लगी कि मैंने कितनी दुआएं मांगी थी, आखिर क्यों मेरी ज़िंदगी और तंग होती चली जा रही है। बेचारी सुनीता रोती हुई बाहर निकली तो पति ने सवाल ही यही किया कि बताओ बेटा है या बेटी। सुनीता कुछ ना बोली। आखिर वो खुद ही डॉक्टर से पूछने के लिए चला गया। डॉक्टर ने जब ये बताया कि वो एक बार फिर बेटी की माँ बनने वाली है तो उसके गुस्से की कोई इंतहा ना रही। उस वक्त वो चुप रहा और घर चला आया, मगर घर आते ही उसने डंडे से पत्नी को पीटना शुरू कर दिया। उसके पेट पर ही लगातार मारता जा रहा था। बेचारी सुनीता दर्द से करा रही थी और बच्चियां माँ को पिटता देखकर बाप के कदमों में गिर चुकी थी। हाथ जोड़कर कह रही थी कि मेरी मम्मी को मत मारो, वो मर जाएगी। मम्मी की जगह हमें मार लो, तुम मम्मी को कुछ मत कहो। मगर दोनों तो जल्लाद बने बैठे थे। बेचारी कितनी देर तक चीखती रही और फिर उसके पति ने सुनीता को भी और उसकी बच्चियों को भी घसीटते हुए घर से बाहर निकाल दिया। सुनीता तो वैसे ही बेहोशी की हालत में जा रही थी, दर्द से चिल्ला रही थी और पति के आगे हाथ जोड़ रही थी कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, मुझसे और ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मगर पति तो उसे पैरों से ठोकर मारता हुआ जा चुका था। दोनों बच्चियां माँ की हालत देखकर पड़ोसियों के दरवाजे खटखटाने लगी, मगर किसी को भी उन पर रहम न आया, ना ही कोई मदद के लिए घर से निकला। सुनीता का 7वां महीना चल रहा था। जब उसने देखा कि कोई उसकी मदद को नहीं आ रहा है तो वो खुद मुश्किल से उठी और अस्पताल तक जाने की कोशिश करने लगी, मगर ऐसा ना कर सकी। सड़क के किनारे ही वो झाड़ियों के पास बैठ गई। बच्चियों से कहने लगी कि मुझे पानी ला कर दो, मुझे प्यास लगी है। वो छोटी छोटी बच्चियां आखिर कहाँ से पानी ढूंढती। रोते हुए गाड़ियों को रोककर उनसे मदद मांगने लगी, मगर हर कोई उन्हें भिखारी समझकर ना रुकता। सुनीता ने वहीं एक बच्ची को जन्म दिया था जो बाप का जुल्म ना सहकर वहीं मर चुकी थी। सुनीता की हालत ख़राब हो रही थी। आखिर दोनों बच्चियां वापस अपने घर की तरफ भाग गई ताकि बाप से मिन्नत समाजत कर सके। जब घर के दरवाजे पर पहुंची तो उनके होश उड़ चुके थे, क्योंकि घर में आग लगी हुई थी। पूरा घर जल रहा था, हर तरफ धुआं ही धुआं था। आसपास के लोग अब घरों से बाहर निकल चुके थे और पानी का इंतज़ाम करके फेंक रहे थे ताकि आग को बुझाया जा सके, मगर वो आग तो और बढ़ती ही चली जा रही थी। बच्ची मारे डर के वहाँ से दूर हट गई। लोगों का कहना था कि आग गैस पाइप के फटने से लगी है। सुनीता की सास उस वक्त किचन में खाना बना रही थी जब सुनीता को मारने की खातिर चूल्हा जला हुआ ही छोड़कर बाहर आ गई। उसने जो कपड़े से हांडी को पकड़ रखा था वो चूल्हे पर ही गुस्से से पटक आई थी। उस कपड़े को आग लगी थी तो आग गैस की पाइप पर जा गिरी। धीरे धीरे पिघलते हुए पाइप ने पूरे घर को आखिर आग की लपेट में ले लिया था। जब तक दोनों माँ बेटे को पता चला बहुत देर हो चुकी थी। दोनों ही जलकर मर चुके थे।
बच्चियां दौड़कर वापस माँ के पास आई तो माँ बेहोश पड़ी थी। वो कहीं से पानी लेकर आई और माँ को पिलाने लगी। मरी हुई बहन उनके पास पड़ी थी। सुनीता की तबीयत कुछ संभली तो उसने वहीं पर छोटा सा गड्ढा खोदकर बच्ची को वहां दफना दिया था और फिर कई दिन वहीं सड़क के किनारे बनी हुई झोपड़ियों में गुजार दिए। झोपड़ी वालों ने भी उस औरत की हालत देखकर कुछ खाने को दे दिया था और वो 2-3 दिन बाद घरों में काम ढूंढने लगी थी। उसकी हालत देखकर कोई भी उसको काम पर रखने को तैयार ना था, मगर जो भी उसे रखने को तैयार होता तो उसकी बच्चियों को देखकर मना कर देता कि अगर तुम काम करोगी तो बच्चियों को घर पर ही छोड़कर आओ, यहाँ लेकर मत आना। बेचारी सुनीता रोने लगती कि आखिर बच्चियों को कहाँ छोड़कर आऊँ, अब कोई घर ही ना रहा। आखिर उसे नौकरी हमारे यहाँ मिली थी और इस डर से नौकरी ना चली जाए उसने अपनी बच्चियाँ घर के बाहर बैठा रखी थी। सुनीता हमारे सामने फर्श पर बैठी हुई इतना बताकर अपनी आंखों से बहते हुए आंसू पल्लू से साफ करने लगी। ना जाने कब मेरी भी आंखों से आंसू निकल आए थे, मुझे एहसास ही ना हुआ। मेरी माँ भी अपनी आंखें पोंछ रही थी और मैं फ़ौरन एक गहरी सांस लेकर उन मासूम बच्चियों को देखने लगी जो अभी भी डरी हुई माँ के पीछे छुपी हुई थी। मेरी मम्मी ने कुछ हमदर्दी से सुनीता से कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, आज के बाद तुम हमारे घर में ही रहोगी अपनी बच्चियों के साथ। हमारे घर के पीछे क्वार्टर खाली पड़ा था, वो हमने सुनीता को रहने के लिए दे दिया है और अब वो हमारे साथ ही रहती है। जिस स्कूल में मेरे छोटे भाई बहन पढ़ते थे उसी में ही सुनीता की दोनों बच्चियों का भी एडमिशन करवा दिया है। वो मेरी माँ की मुँह बोली बहन बन चुकी है और मैं उन्हें खाला कहकर बुलाती हूँ। 3 साल गुजर चुके हैं मगर आज भी सुनीता कभी मुस्कुराते हुए नज़र नहीं आई, ना ही उसकी डरी हुई बच्चियाँ कभी खुलकर मुस्कुराई है। ना जाने कितने दर्द सहकर यहाँ तक पहुँची थी। आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ कल एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।